इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ एक मेडिकल तरीका है जिसमें अंडा और शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है। इस तरीके ने बहुत लोगों को माता-पिता बनने में मदद की है, लेकिन ये आसान प्रक्रिया नहीं है और इसमें सफलता हमेशा निश्चित नहीं होती। लोग आईवीएफ क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग आईवीएफ तब करते हैं जब 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी गर्भ नहीं ठहरता, या अगर महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो 6 महीने में। इसके कुछ कारण होते हैं। ट्यूब की समस्या, जब फेलोपियन ट्यूब बंद या खराब हो जाती है जिससे अंडा और शुक्राणु मिल नहीं पाते। एंडोमेट्रियोसिस, इसमें गर्भाशय जैसी परत शरीर के दूसरे हिस्सों में बढ़ने लगती है जिससे प्रजनन पर असर पड़ता है। ओव्यूलेशन की समस्या, जैसे पीसीओएस, जिसमें अंडा सही समय पर नहीं बनता या निकलता। अनजाना कारण, कई बार सभी टेस्ट सही होते हैं फिर भी कारण समझ नहीं आता। आईवीएफ क्यों फेल हो सकता है? अच्छे इलाज के बाद भी आईवीएफ हर बार सफल नहीं होता। कई बार एक से ज्यादा बार कोशिश करनी पड़ती है। इसके कुछ कारण हैं। भ्रूण की क्वालिटी और जेनेटिक समस्या, सबसे आम कारण भ्रूण की गुणवत्ता होती है। कई बार बाहर से ठीक दिखने वाला भ्रूण अंदर से सही नहीं होता, उसमें क्रोमोसोम की समस्या होती है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता। ज्यादा उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंडों की गुणवत्ता कम होती जाती है। 35 साल के बाद ये असर ज्यादा दिखता है जिससे आईवीएफ की सफलता कम हो जाती है। गर्भाशय में समस्या, कभी कभी भ्रूण सही होता है लेकिन गर्भाशय उसे स्वीकार नहीं करता। इसके कारण हो सकते हैं गर्भाशय की परत पतली होना, फाइब्रॉइड या पॉलिप होना, अंदर सूजन या छिपी हुई समस्या होना, अंडाशय का सही प्रतिक्रिया न देना। कभी दवाइयों के बाद भी अंडाशय से कम अंडे बनते हैं जिससे अच्छे भ्रूण बनने के मौके कम हो जाते हैं। जीवन शैली और बाहरी कारण, धूम्रपान, शराब, ज्यादा वजन, तनाव जैसी चीजें हार्मोन और प्रजनन पर असर डालती है। लैब की छोटी छोटी स्थितियां भी असर डाल सकती हैं। मैंने ये जानकारी सिर्फ समझने के लिए सामान्य तौर पर इकट्ठा की है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कई बार आईवीएफ जैसे इलाज के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। ज्योतिष के नजरिए से समझें। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कुंडली में ऐसे संकेत होते हैं जो बार बार इलाज के बाद भी असफलता या देरी को दिखाते हैं। इससे ये समझने में मदद मिल सकती है कि किन जगहों को कुंडली में ध्यान से देखना चाहिए। कुछ सामान्य बातें। पांचवा भाव, ये संतान का मुख्य भाव है। अगर ये या इसका स्वामी शनि, मंगल या राहु से प्रभावित हो तो संतान में देरी या समस्या आ सकती है। सातवां भाव, ये अंदरूनी प्रजनन अंगों से जुड़ा होता है। यहां समस्या हो तो शारीरिक दिक्कत दिख सकती है। आठवां भाव, ये छुपी हुई या गहरी समस्याओं को दिखाता है, जैसे सर्जरी या लंबे समय की बीमारी। दूसरा भाव, ये परिवार बढ़ने को दिखाता है, यानी संतान के बाद परिवार का विस्तार। चौथा भाव, ये घर की खुशी और मन की शांति को दिखाता है। संतान से मिलने वाली खुशी भी इसी से देखी जाती है। मेडिकल और ग्रहों का संबंध, सरल समझ। ट्यूब ब्लॉकेज, शनि या राहु का असर। एंडोमेट्रियोसिस, मंगल का असर, सूजन। ओव्यूलेशन की समस्या, चंद्रमा और शुक्र का असर। बिना संतान के रहना और बार बार आईवीएफ फेल होना बहुत भारी दर्द देता है। जब दिल से लगता है कि हम माता पिता बनने के लिए तैयार हैं, फिर भी बार बार निराशा मिलती है, तो ये बहुत कठिन होता है। हम कई बार ज्योतिष या भाग्य की तरफ देखते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। अगर हमें पहले से कुछ पता चल जाए तो मन थोड़ा हल्का लगता है। कभी लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है और कभी लगता है कि सब पहले से तय है। ये खींचतान लगातार चलती रहती है। कुंडली को समझना भी आसान नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन असल जिंदगी में चीजें कई बार वैसी नहीं होती। मैंने ये समझा है कि सीखने का सही तरीका है देखना, समझना और धीरे धीरे सीखना। अगर तुरंत जवाब नहीं मिलता तो वो भी एक सीख है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। मेरी बातें सिर्फ मेरी अभी की समझ है। आप अपनी समझ से सोचें, परखें और सीखते रहें। समय के साथ हमारी समझ बदलती रहती है।
हर ज्योतिषी की कुंडली का विश्लेषण करने की अपनी अलग शैली और प्राथमिकताएं होती हैं। ये काफी हद तक व्यक्ति की क्षमता, अनुभव और ज्ञान की गहराई पर निर्भर करता है। मेरे विचार में कुंडली में जितने अधिक कारकों को देखा जाए उतना बेहतर होता है, क्योंकि इससे व्यापक समझ विकसित होती है और एक संतुलित तथा तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता मिलती है। हालांकि इस अभ्यास में मैं सीमित मापदंडों का उपयोग कर रहा हूं ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई सार्थक संबंध सामने आता है। मेरा मानना है कि यदि कोई संकेत वास्तव में महत्वपूर्ण है तो वो अन्य कुंडलियों में भी दिखाई देना चाहिए। तभी हम उसे समझना शुरू कर सकते हैं या कम से कम किसी संभावित पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। मैं कभी-कभी ये उल्लेख कर सकता हूं कि शनि किसी भाव को दृष्टि दे रहा है, जबकि कुछ मामलों में वो वास्तव में उस भाव में स्थित भी हो सकता है। सरलता के लिए मैं दोनों स्थितियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कृपया इसे समझते समय अपने विवेक का उपयोग करें। अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना आवश्यक है कि सामान्यतः बुध और शनि को नपुंसक ग्रह माना जाता है। हालांकि इस विश्लेषण में हमारा मुख्य ध्यान शनि, मंगल और राहु पर होना चाहिए। साथ ही इन ग्रहों के विभिन्न भावों और उनके स्वामियों पर पड़ने वाले दृष्टि प्रभाव को भी देखना जरूरी है। किसी कुंडली में यह देखना एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या मंगल और शनि मिलकर पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ भावों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लग्न अर्थात प्रथम भाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या उस पर मंगल की दृष्टि है। चतुर्थ भाव, जो सुख और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर भी मंगल के प्रभाव को देखना चाहिए। इसी प्रकार द्वितीय भाव, जो परिवार या कुटुंब का भाव है, उस पर शनि की दृष्टि का विश्लेषण करना आवश्यक है। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि क्या शनि की दृष्टि चंद्रमा या राहु पर पड़ रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से कई भाव प्रभावित हो सकते हैं और जटिल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक अकेला कारक जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं करता। इसलिए कुंडली का विश्लेषण हमेशा समग्र रूप से करना चाहिए, जिसमें सभी ग्रहों के प्रभाव, उनकी दृष्टि और संबंधित भावों को एक साथ ध्यान में रखा जाए। ये समग्र दृष्टिकोण विशेष रूप से संतान संबंधी समस्याओं जैसे आईवीएफ से जुड़े असफल मामलों के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि चर्चा की गई है, कृपया जन्म कुंडली का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें। देखें कि क्या मंगल और शनि मिलकर पांचवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं या मंगल 11वें या चौथे भाव को दृष्टि कर रहा है। ये भी जांचें कि क्या शुक्र और बुध की युति है। साथ ही ये सत्यापित करें कि क्या शनि दूसरे या सातवें भाव को दृष्टि दे रहा है या शनि चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। आगे ये भी देखें कि क्या शनि राहु को दृष्टि दे रहा है और क्या राहु मंगल के साथ स्थित है, जिससे मंगल का पांचवें भाव पर अप्रत्यक्ष प्रभाव बन रहा है। कृपया इन सभी बिंदुओं का मूल्यांकन करें और उसके आधार पर अपना निर्णय स्वयं बनाएं। अब D7 चार्ट में कृपया ध्यानपूर्वक जांच करें कि क्या मंगल छठवें भाव और नवें भाव को दृष्टि दे रहा है। साथ ही ये भी देखें कि क्या शनि राहु को दृष्टि दे रहा है और क्या राहु किसी ग्रह के साथ युति में है। D9 चार्ट में ये जांच करें कि क्या मंगल और शनि मिलकर पांचवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं और ये कि उनमें से कोई पांचवें भाव का स्वामी है या नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त ये भी देखें कि क्या कोई वक्री ग्रह, विशेष रूप से शनि, लग्न या पांचवें भाव को दृष्टि दे रहा है। साथ ही ये भी सत्यापित करें कि क्या केतु पांचवें भाव में स्थित है और क्या उस पर शनि की दृष्टि है। कृपया इन सभी बिंदुओं का गहराई से विश्लेषण करें और अपने अनुसार नोट्स तैयार करें।
मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि श्री के.एन. राव ने प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रन पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। मेरी व्यक्तिगत राय में ये ऐसी पुस्तक है जिसे ज्योतिष के हर विद्यार्थी को अवश्य पढ़ना चाहिए। मुझे ये काफ़ी आंखें खोलने वाली लगी क्योंकि इसमें कुछ प्रकार के शापों के बारे में चर्चा की गई है जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। आज के आधुनिक समय में लोग अक्सर मजाक में कह देते हैं कि मैं तुम्हें शाप देता हूं, लेकिन वास्तव में इन बातों का ज्योतिषीय महत्व भी हो सकता है। ये बहुतों के लिए कठिन है। शायद इसका कारण ये है कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जा रहा है, हम पारंपरिक और नैतिक मूल्यों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। एक और पुस्तक जो मुझे बहुत पसंद है वो है जाटक तत्वम, जिसमें कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योगों का वर्णन किया गया है। ये केवल मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि जब भी किसी कुंडली का विश्लेषण करें तो शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के शापों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जल्दी में निष्कर्ष निकालते समय हमें सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसे कारकों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये कभी-कभी कुंडली विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। इस कुंडली का अध्ययन करते समय मैंने पाया है कि इनमें से कुछ संकेत मौजूद प्रतीत होते हैं। हालांकि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस समय उन पुस्तकों या पृष्ठों का सटीक संदर्भ नहीं दे रहा हूं जहां ये योग बताए गए हैं। जब मैंने पहले अपने नोट्स बनाए थे तब मैंने स्रोत विवरण दर्ज नहीं किया था। यदि मुझे बाद में वे संदर्भ मिल जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से उन्हें साझा करूंगा।